Well, Congress Member of Parliament Jairam Ramesh is holding a press conference. Listen in. पहुंच रहा है और इसमें श्रमिक न्याय एक इन 5 न्यायों में से श्रमिक न्याय है और मैं समझता हूं कि आज उचित है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। 1923 से यानी कि 101 साल हम 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में बनाते हैं और मैं समझता हूं आज उचित है कि हमारे न्याय पत्र में श्रमिक न्याय को लेकर जो हमने मुख्य तौर से 5 गारंटियां दी हैं उसको मैं फिर देश के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं। ये श्रमिक न्याय को लेकर हमारे 5 गारंटियां ये हैं। पहला गारंटी ये है 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में भी। ये है असली 400 पार। को नकली 400 पार की बात करते हैं, असली 400 पार ये है कि श्रम का सम्मान 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में भी। दूसरा गारंटी है श्रमिकों के लिए 25 लाख का हेल्थ कवर होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा। राजस्थान की सरकार चिरंजीवी परियोजना को लेकर जो हमने किया था राजस्थान में, अभी हम सारे देश में हमने गारंटी दी है। 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर होगा, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट और सामग्री और जो सर्जरी भी होती है उसमें इस 25 लाख में जुड़ा हुआ है। तीसरी गारंटी ये है कि जैसे हमने 2006 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परियोजना की शुरुआत की थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट पारित होने के बाद ऐसे ही शहरी रोजगार गारंटी कानून हम बनाएंगे। राजस्थान में बना था, उसी तरह सारे देश के लिए हम एक शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाएंगे और उस कानून के तहत शहरी इलाकों में रोजगार की गारंटी हम दे रहे हैं। चौथा गारंटी ये है सामाजिक सुरक्षा, खास तौर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा। जैसा कि आप जानते हैं करीब 92% रोजगार हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में है। संगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान काफ़ी विस्तार से किया गया है पिछले 70 सालों में, पर सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितना कि होना चाहिए था। इसलिए हमने असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा का गारंटी दी है। और 5वां गारंटी ये है सुरक्षित रोजगार। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सरकारी कामकाज में, सरकारी रोजगार में सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इस्तेमाल हो रहा है। हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी को बंद करेंगे, ये हमारा 5वां गारंटी है। तो श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 न्याय हमारे न्याय पत्र का स्तंभ हैं और इसको लेकर हमने जो 25 गारंटियां दी हैं, मैंने आपको श्रमिक न्याय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर फिर से हमारे देशवासियों को अवगत कराया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में श्रमिकों को लेकर 10 साल खास तौर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए तो अन्याय काल रहा है। बेरोजगारी का दर पिछले 45 सालों में इतना हमने नहीं देखा है जो इस साल हमने देखा युवाओं के लिए। किसान के लिए एमएसपी
कानूनी दर्जा का वादा किया था प्रधानमंत्री ने, वो अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, उस पर उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। पर खास तौर से श्रमिकों को लेकर पिछले 10 साल में अगर आप सरकारी आंकड़े देखें, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकार का एक लेबर ब्यूरो ऑफिस होता है जो शिमला में है, और उस लेबर ब्यूरो जो केंद्र सरकार की संस्था है, उस लेबर ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2014 और 2023 के बीच में श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर हो गई है, यानी कि रियल वेज रेट श्रमिकों का बढ़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रहा है 2014 और 2023 के बीच में। खास तौर से मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है, यानी कि रियल वेज जो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया जाता है, वो मजदूरी दर, उसमें कटौती हुआ। तो पिछले 10 साल में मजदूरी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और दूसरी बात, ये भी सरकारी आंकड़े हैं, ये सब आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रकाशित आंकड़े हैं, सरकारी संस्थाओं के आंकड़े हैं, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, यानी कि 2004 और 2014 के बीच में, खास तौर से खेत मजदूर को अगर आप देखें, वास्तविक मजदूरी दर खेत मजदूरों के लिए हर साल 6.8% की बढ़ोतरी हुई थी। पर पिछले 10 साल में खेत मजदूरों के लिए मजदूरी जो दर है हर साल 1.8% गिरा है। यानी कि संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कि श्रमिकों पर भारी अन्याय हुआ है पिछले 10 साल में। कानून बदले गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ा है, मजदूरी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है, और इसीलिए हमारे जो गारंटियां हैं, जो हमारे न्याय पत्र में श्रमिक न्याय को लेकर हमने 5 गारंटियां दी हैं, वो विशेष महत्व रखता है। और मैं समझता हूँ ये इस न्याय पत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा विषय जो मैं आज लेना चाहता हूँ, ये आप देखे होंगे पिछले 2 दिन से राहुल गांधी जी जहाँ कहीं भाषण दे रहे हैं, इस किताब को दिखा रहे हैं। इस किताब की कॉपी मैंने अभी अभी मंगाई है, आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो ये किताब जो है हमारा संविधान है, पॉकेट साइज एडिशन है, आपके बैग में आप डालकर हमेशा आपके साथ रख सकते हैं। और राहुल जी ने इसका हमेशा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है। और जैसा कि हम पहले से कह के आ रहे हैं कि 400 पार का असली मकसद ये है कि ये संविधान को बदलने का अधिकार हमें मिले। पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने कहा, बाद में कई उम्मीदवारों ने कहा, कई सांसदों ने कहा। पर आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है बीजेपी और आरएसएस की ओर से संविधान बदलो का नारा जो हम सुन रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ताओं से, ये पहली बार नहीं है। 1949 से ये मांग रही है आरएसएस ओर से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मुख्य निर्माता थे संविधान का, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसके पहले मैं आपको संविधान सभा की बैठक जब हुई थी 25 नवंबर 1949, आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा अपनाया गया। इसीलिए आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। पर उस एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया था,
जब मसौदे के बारे में बातचीत हो रही थी और अंतिम भाषण उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का था, और मैं उस भाषण का कुछ 4 या 5 लाइन में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, ये कितना झूठ है और कितनी भयंकर तरीके से प्रधानमंत्री इतिहास को एक नया रूप देना चाहते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, ये वो अंग्रेज़ी में भाषण था, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान सभा भानुमति का कुनबा होती या बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ जिसमें एक काला पत्थर यहाँ और एक सफ़ेद पत्थर वहाँ लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता, तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ न होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसमें इसकी कार्रवाई में व्यवस्था और अनुशासन पैदा किया। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ ये है, इसलिए सभा में संविधान के ड्राफ्ट को सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। The Congress party is therefore entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly. ये थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द जो उन्होंने कहा था 25 नवंबर 1949 को। 5 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का प्रकाशन पब्लिकेशन है, उसमें एक लेख लिखा गया और मैं उस लेख के 3 या 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। 30 नवंबर 1949 को, ये अंग्रेजी में था, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और उसका अंग्रेजी का अनुवाद भी करूंगा। ये लंबा सा है, पर ये कॉपी भी आपको दे दूंगा। ये ऑर्गेनाइजर का है, ये कोई फेक डॉक्टर नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर का है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून बहुत पहले लिखे गए थे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.